हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। 3D हम लोग कर रहे थे, 3D में प्रोजेक्शन तक हम लोग कर लिए थे, प्रोजेक्शन तक। आज कुछ आगे करते हैं। आपके स्क्रीन पे देखिए रहा एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग DC L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 इज गिवन बाय फार्मूलास। अगर दो लाइन जिसका DC आपको पता हो, उन दोनों लाइन के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, वही यहाँ पे लिखा है। तो देखो, जैसे मान लो सर दो लाइन है, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, ठीक। इसका DC है L1 M1 N1 और इसका DC है L2 M2 N2, ठीक है सर ना। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो वैसे एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, और वेक्टर से आप लोग सीखे भी थे या कोऑर्डिनेट में भी सीखे थे, बहुत बार सीखे हम लोग कि दो लाइन के बीच का अगर एंगल निकालना है तो दो लाइन के बीच में दो एंगल होता है, एक एक्यूट एंगल, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल। तो कोई भी एक निकाल लेंगे फिर दूसरा अपने आप ही आ जाता है पाई माइनस थीटा करके। जैसे मान लो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा पाई माइनस थीटा। तो हम लोग थीटा निकालने का कोशिश करते हैं। क्या निकालने का? थीटा निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक सर। तो ये बताओ यार, अगर किसी लाइन का DC पता है तो इसके एलोंग हमें वेक्टर पता होता है, वो यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन वेक्टर तो होता ही है। जैसे मान लो सर कि ये वाला L2 M2 N2 इस लाइन का DC था, इसके एलोंग वेक्टर है A L2I M2J N2K। उसी तरह इसके अलोंग वेक्टर है B, मान लो L1I M1J। पिछले पिछले लेक्चर में भी आपको बताए थे कि अगर DC पता है मतलब उसके अलोंग यूनिट वेक्टर पता है, तो A और B यूनिट वेक्टर है, ये कन्फर्म है क्योंकि ये DC है, ठीक। अब दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला हम लोग डॉट प्रोडक्ट वाले से सीखे थे। A डॉट B क्या होता है? AB cos थीटा। और A और B तो हो जाएगा 1। क्यों हो जाएगा 1? क्योंकि यूनिट वेक्टर है। A क्या है? यूनिट वेक्टर है सर। अरे अंडर रूट A का मॉड क्या आएगा? अंडर रूट में L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। अंडर रूट में L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर 1 होगा। अरे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है क्योंकि DC है। उसी तरह मॉड B भी 1 होगा। तो ये दोनों तो सर 1 हो गया। अब cos थीटा 1 इंटू cos थीटा मतलब cos थीटा आ ही जाएगा यहाँ से। cos थीटा कैसे आएगा? A डॉट B से आएगा। A डॉट B मतलब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो क्या आएगा? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये पहला फॉर्मूला है जो आपके स्क्रीन पे रहा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये दो लाइन के बीच का एंगल होता है जब दोनों लाइन का DC आपको पता हो। वैसे 99% क्वेश्चन में हम लोग पहला वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, cos थीटा वाला। 99% क्वेश्चन में पहला वाला ही लगाएंगे। ये आपके सामने जो रहा, दो लाइन का अगर DC पता है तो cos थीटा होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक सर। एक और फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा वाला फॉर्मूला देखो कहां से आएगा। दूसरा वाला ये आप तक समझ गए होंगे कि यहां अगर लाइन का DC पता है मतलब उसके अलोंग वेक्टर पता है, ठीक है सर। अगर हम लोग A वेक्टर L1I उसमें दूसरा माने थे, उससे कोई फर्क नहीं होता, किसी को कुछ भी मान लो, ये आपके ऊपर नाम है। A B तो अपने से नाम डाल लेना यार किसका। जैसे आप लोग कुछ लोग देखे होंगे अभी जो पिछला फिगर बनाया था इसका जब डेरिवेशन कर रहे थे तो इसको A माने थे, L2I प्लस M2J, कोई फर्क नहीं, किसी को मान लो, ये आपका खुशी है। B L2I, ये नाम देखिए सर हम लोग अपने से मान रहे हैं तो किसी का नाम कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। L2I M2J N2K, ठीक है सर। ये A और B वेक्टर मान लिए हम लोग, ठीक। मतलब वही दोनों लाइन के अलोंग वेक्टर जिसके बीच का एंगल आपको निकालना है, ठीक। अब हम लोग A क्रॉस B भी जानते हैं कुछ होता है। A क्रॉस B का मॉड AB साइन थीटा होता है, सबको याद है। A क्रॉस B का मॉड क्या होता है? AB साइन थीटा। और A और B है 1,
यूनिट वेक्टर है, तो ये दोनों तो 1 इंटू 1 मतलब साइन थीटा आ जाएगा यहाँ से। तो साइन थीटा किसके बराबर, साइन थीटा a क्रॉस b के मॉड के बराबर। अच्छा, अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तब किसके बराबर, a क्रॉस b का मॉड जो भी आएगा इसके होल स्क्वायर के बराबर। अच्छा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखा है ये। तो a और b दोनों वेक्टर आपको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट चलो निकालते हैं। a क्रॉस b, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने सबको आता है, i j k डिटर्मिनेंट L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो i के साथ आएगा M1 N2 माइनस M2 N1, M1 N2 माइनस M2 N1 i। j के साथ पहले हम प्लस लेते हैं, दूसरे में माइनस, ध्यान रखिएगा। तो माइनस j के साथ क्या आएगा, ये आएगा L1 N2 माइनस L2 N1। तो माइनस वाला प्लस कर दो, प्लस वाला माइनस कर दो, L2 N1 माइनस L1 N2, ये आ गया j के साथ। और k के साथ आएगा, k के साथ L1 M2 माइनस L2 M1। ये a क्रॉस b वेक्टर आ गया सर। अब a क्रॉस b का मॉड निकालना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। तो अब मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से a क्रॉस b का मॉड अगर लेंगे तो अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा, ये a क्रॉस b का मॉड आएगा। फिर जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा आपको कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर, L2 N1 माइनस L1 N2 का होल स्क्वायर, L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। वही आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला दिख रहा है, L1 N2 माइनस M2 N1 L1। अच्छा, ये पहले लिख दिया, वो तो किसी को आगे पीछे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे ये वाला देखो पहले लिख दिया है, फिर ये लिखा है, फिर ये लिखा है, समझ रहे होगे। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों का फार्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए, ठीक। अच्छा, अभी जितना हम लोग किए हैं, एक मन में सवाल उठ रहा है, मन में एक सवाल उठ रहा है। तो जो सवाल मन में उठ रहा है उसका आप आंसर बताएं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसे अगर आपको दिया है कि दो लाइन जिसका DC L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है, दो लाइन जिसका DC L1 M1 N1 L2 M2 N2 है। अब कहे क्या, कहे कि ऐसे लाइन का DC बताओ जो दोनों जो लाइन गिवन है उसके परपेंडिकुलर हो। एक लाइन का DC ये है, दूसरे लाइन का DC ये है। A क्रॉस B वेक्टर क्या होता है, A क्रॉस B वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर हो, मतलब दोनों लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, जिसे इस समय आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये पेन, तो ये A क्रॉस B से आएगा। तो A क्रॉस B से जो भी आएगा ये क्या होगा, I J K का कोफिशिएंट TR होगा। DC नहीं बोल सकते, DC तब तक नहीं बोलेंगे जब तक स्क्वायर करके जोड़ने पे 1 ना आए। स्क्वायर करके जोड़ने पे 1 जब तक नहीं आता तब तक क्या बोलेंगे, DR बोलेंगे। तो जो A क्रॉस B में I J K का कोफिशिएंट है, यही होता है DR ऑफ लाइन जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर हो। कहीं अगर आपके कॉपी में जगह होगा इन दोनों एंगल वाला फॉर्मूला लिखने के बाद, तो लिख लेना, DR ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। कौन बोथ द लाइन, ये दोनों, ये होता है प्रोपोर्शनल टू, यही सेम आप बात उतार सकते हैं, M1 N2 माइनस M2 N1, सही ना, कॉमा L2 N1 माइनस L1 N2 कॉमा L1 M2 माइनस L2 M1। ये आंसर होता है, आप अपने से लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है सर। अच्छा, एक सवाल दिमाग में और आ रहा है, बता दो। जो अभी आप DR लिखे हैं,
ये मैं कह रहा हूं कि यही सेम डीसी बन जाए, तो ऐसा कब होगा? क्या कहें, जो अभी आप डी लिखें, मतलब ये जो लिखे हैं कहानी, ये पूरा तीनों, यही तीनों क्या बन जाए? डीसी बन जाए। मतलब ऐसा सवाल है कि एक लाइन का डीसी L1 M1 N1 है, दूसरे लाइन का डीसी L2 M2 N2 है, और दोनों के परपेंडिकुलर लाइन का डीसी आपको बताना है। तो डीआर तो आप बता लिए, मैं कह रहा हूं कि यही डीसी बन जाए, तो ऐसा क्या कंडीशन गिवन होना चाहिए जिसके लिए यही जो अभी हम लोग डीआर लिखे हैं यही डीसी बन जाए? ये जो लिखा है डीआर यही डीसी बन जाएगा तब जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे। कौन लाइन? जिसके परपेंडिकुलर आप वेक्टर अभी लिखना चाह रहे हैं। ऐसा कैसे? अरे यार ये बताओ, अगर ये डीसी होगा, अगर ये तीनों नंबर ये अगर ये डीसी है तो तीनों का स्क्वायर का सम, तीनों के स्क्वायर का सम का वैल्यू कितना आना चाहिए? 1। ये देखो तीनों के स्क्वायर का सम तो ये लिखा ही है, हाँ लिखा है, तो ये 1 कब आएगा? 1 तब आएगा जब यहां 1 हो जाए, और 1 तब आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जब थीटा 90 हो जाए। 1 तब आएगा जब थीटा 90 हो। तो एक सवाल पूछता है, क्या पूछता है कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, उसका डीसी L1 M1 N1 है, L2 M2 N2 है। दो लाइन जो आपस में परपेंडिकुलर है उसका डीसी L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हो। अब दोनों के परपेंडिकुलर लाइन का डीसी क्या होगा? तो बस वही क्रॉस प्रोडक्ट से जो i j k का कोफिशिएंट आएगा वही होगा। समझ गए? अभी तक ये dr था। डीसी कब बनता है? जब तीनों के स्क्वायर का सम 1 हो जाए, और तीनों के स्क्वायर का सम 1 हो जाएगा क्योंकि मैं क्या बोला हूं, दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। यहां से आप बता सकते हैं, देखो जो अभी रिजल्ट लिखा है। आगे लिखो कंडीशन फॉर टू लाइन टू बी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाला अगर कंडीशन आपको लाना हो तो हमेशा कॉस थीटा वाले से लाते हैं। साइन थीटा वाला तो अगर परपेंडिकुलर है तो वो 1 हो सकता है, लेकिन वो काम का नहीं होता। मतलब मेन जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90, थीटा 90 का मतलब कॉस 90 0। तो कॉस थीटा वाला जो फॉर्मूला हम लोग सीखे थे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 वो 0 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। तो वही देखो लिखा है, अगर दो लाइन, पहले लाइन का डीसी है L1 M1 N1, दूसरे लाइन का डीसी है L2 M2 N2, ये दोनों लाइन अगर कहीं लिखा है परपेंडिकुलर है तो इसका कंडीशन क्या लगाओगे? डीसी का प्रोडक्ट 0, मतलब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इसका सम 0। ये कंडीशन होता है दो लाइन के परपेंडिकुलर होने का। अच्छा एक बात और यार ध्यान रखिएगा, अभी जो हम लोग डेरिवेशन किए हैं कॉस थीटा का वो डीसी के लिए किए हैं। अगर dr रहेगा तो मॉड ए मॉड बी फिर 1 नहीं होगा, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आप a डॉट बी देखेंगे तो a डॉट बी क्या होता है? a का मॉड b का मॉड कॉस थीटा। तो a का मॉड और b का मॉड हम लोग अभी 1 कर दिए थे, क्यों? क्योंकि डीसी था, डीसी का मैग्नीट्यूड अगर करेंगे यूनिट वेक्टर होता है 1 आता है। लेकिन जब dr रहेगा तो ये 1 नहीं आएगा, तब cos थीटा के फॉर्मूला में नीचे भी कुछ ना कुछ आएगा, मतलब इससे निकालेंगे a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी से। a और b वेक्टर तो आप बना ही लोगे। जैसे एक एग्जांपल इसका भी बता देते हैं। जैसे मान लो एक लाइन इसका dr है प्रोपोर्शनल टू a1 b1 c1, दूसरा लाइन इसका dr है प्रोपोर्शनल टू a2 b2 c2। ये परपेंडिकुलर से इसका लेना देना नहीं है, लेकिन अलग से बता देते हैं कि अगर dr दिया रहेगा तब क्या होगा, इसके बीच का एंगल आपको निकालना है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या लगाओगे? अरे इसके अलोंग वेक्टर क्या बन जाएगा? a1i b1j c1 के। इसके अलोंग वेक्टर अगर बनाएंगे तो आएगा a2i b2j c2 के। दोनों वेक्टर आपको पता है, cos थीटा a डॉट बी a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन मॉड ए करेंगे तो अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर आएगा, और मॉड बी करेंगे तो अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर आएगा। समझ रहे हो सर? इसमें फिर नीचे डिनोमिनेटर में 1 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ये 1 तब होगा जब डीसी दिया हो, क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है, dr तो कोई यूनिट वेक्टर नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन परपेंडिकुलर होने का कंडीशन वही रहेगा। सोचो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, थीटा 90 रखेंगे तो cos 90 0, नीचे वाला पूरा आइटम उधर गया 0 हो जाएगा, तो कंडीशन
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो dr का प्रोडक्ट भी जीरो होता है, dc का प्रोडक्ट भी जीरो होता है। अगर dr दिया है मान लो कभी, तो dr का प्रोडक्ट जीरो करेंगे अगर दो लाइन परपेंडिकुलर दिख जाएगा, और dc दिया रहेगा तो dc का प्रोडक्ट जीरो करेंगे। वैसे इन जनरल हमेशा dr ही दिया होता है, बताए थे आपसे dc मजा नहीं आता। dc क्यों देगा भाई, इतना खतरनाक लगता है। हम लोग अच्छा चीज पढ़ते हैं ना, अच्छा, तो जो अच्छा लगता है देखने में वो dr होता है, तो इन जनरल आपको dr ही ज्यादातर दिया रहेगा। तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है dr का प्रोडक्ट जीरो, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे प्लेन स्ट्रेट लाइन में बहुत जगह हो जाएगा। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूला में भी नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा, अब उसको मैं कर नहीं रहा हूं, आप समझी गए, एक बार बस करके आपको दिखा दिए। मेरे ख्याल से साइन स्क्वायर थीटा वाला भी अपने से कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसका कंडीशन क्या होगा, कंडीशन फॉर टू लाइन टू बी पैरेलल। तो पैरेलल वाला हम लोग साइन स्क्वायर थीटा वाले से आंसर लाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला क्या था सर, L1 M2, ऐसे था, फिर से लिख देते हैं, L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, फिर L1 N2 माइनस L2 N1 का होल स्क्वायर, M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था। ठीक, अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसके बीच का एंगल जीरो या पाई, वेक्टर अगर है तो पाई भी हो सकता है, बताए थे। लाइन अगर है तो लाइन के बीच का एंगल जीरो ही होगा, तो जीरो हो या पाई हो, अगर वेक्टर है तो पाई भी हो सकता है, समझ रहे हो। जैसे मान लो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, अगर आपसे पूछे कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है तो क्या कहेंगे, पाई है। दोनों पैरेलल है, एंगल कितना है, पाई। तो इसीलिए पैरेलल होने का कंडीशन हम लोग कॉस थीटा वाले से नहीं लाते, क्योंकि जीरो पे तो वन होता है कॉस थीटा, और पाई पे -1, तो वो तो +-1 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग हमेशा पैरेलल वाला कंडीशन साइन स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूला से लाते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला ये है आपके सामने। अब थीटा जीरो या पाई रखो कुछ भी, जीरो पे भी साइन जीरो जीरो होता है, साइन पाई जीरो होता है, तो इधर आ जाएगा जीरो। पैरेलल होने के लिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा जीरो। अब साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप जीरो कर देंगे तो आपको तीन स्क्वायर का सम जीरो दिखेगा, तीन स्क्वायर का सम जीरो दिखेगा। तीन स्क्वायर का सम जीरो तब होगा जब तीनों अलग अलग जीरो हो, समझ रहे हो सर। तो इसको जीरो करके हम लिख चुके हैं, देखो इसको जीरो जब करोगे तो आएगा L1 M2 बराबर L2 M1। उसी तरह इसको जीरो करके लिखो L1 N2 बराबर L2 N1, M1 N2 बराबर M2 N1। फर्स्ट वाले से लिखेंगे तो L1 बाई L2 बराबर आ जाएगा M1 बाई M2। सेकेंड वाले से L1 बाई L2 बराबर N1 बाई N2। थर्ड वाले से N1 बाई N2 बराबर M1 बाई M2। तीनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो रेशियो आपस में बराबर आ जाता है। L1 बाई L2 ये M1 बाई M2 के भी बराबर है, N1 बाई N2 के भी बराबर है, मतलब तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर। वही बात यहाँ लिखा है, देखो सर, L1 बाई L2 बराबर M1 बाई M2 बराबर N1 बाई N2। अगर DC का या DR दिया है तो DR का भी, पूरा बात मैं बता दे रहा हूँ, अगर DR भी दिया है तो पैरेलल होने का कंडीशन DR का रेशियो जीरो कर देना, अगर DC दिया है तो पैरेलल होने का कंडीशन DC का रेशियो जीरो कर देना। सही है सर, ये कंडीशन होता है पैरेलल होने का, दो लाइन अगर पैरेलल है 3D में। वेक्टर में भी आपको बताए थे, दो लाइन को लीनियर है या पैरेलल है, एक ही मतलब होता है। आगे अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग ट्राई करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका होता है ये, क्या कहता है कि DC दो लाइन का दो इक्वेशन आपको दिया होगा LMN में, और कहे कि DC इससे रिलेटेड है या इससे कनेक्टेड है, ऐसे लिखा होता है। DC ऑफ टू लाइन आर गिवन बाय इक्वेशन इतना इतना, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस। मतलब दो लाइन कोई है, उसका जो DC है ये इन दोनों इक्वेशन से इंटरकनेक्टेड है, ठीक, इन दोनों इक्वेशन द्वारा गिवन है। अब दोनों लाइन का अगर आप DC या DR निकाल पा रहे हैं तभी एंगल निकाल पाएंगे। हम लोग अभी एंगल का फॉर्मूला सीखे हैं, एंगल तभी निकाल पाते हैं जब दोनों लाइन का या तो DR पता हो या DC पता हो। तो आप सोचना क्या है कि दोनों लाइन का DR या DC कैसे निकालें। ऐसे सवाल का एकदम सटीक तरीका जो होता है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, सीखो एकदम सटीक तरीका। पहला और दूसरा दोनों इक्वेशन जो दिया है, चलो लिख लेते हैं पहले।
2l प्लस 2m बराबर n, अरे माइनस n बराबर 0 मतलब बराबर n, और दूसरा इक्वेशन है mn nl lm। हम लोग करते क्या है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करते हैं, क्योंकि डीसी इन्हीं दोनों इक्वेशन द्वारा गिवन है, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करके हम लोग करेंगे क्या, पहले इक्वेशन से एल एम एन किसी एक का वैल्यू, जैसे n का वैल्यू आप निकालोगे तो l और m के टर्म में आएगा। पहले इक्वेशन से देखो n का वैल्यू l और m के टर्म में, किसी एक का वैल्यू पहले इक्वेशन से निकालो, चाहे l का, m का या n का, दूसरे में पुट कर दो। और दूसरे में जब आप पुट करोगे, दूसरे में जब आप रखेंगे तो अच्छा, दूसरा इक्वेशन किस में हुआ होगा m में और n में, या तो फिर n का वैल्यू अगर रख रहे हैं तो आप तो m और l में। फिर दूसरे इक्वेशन का आप फैक्टराइज करके दो फैक्टर कर लो, फिर दोनों फैक्टर को अलग अलग जीरो करो, और जीरो करने के बाद, जैसे मान लो कि एग्जांपल थोड़ा देर के लिए आपको समझाने के लिए ले रहे हैं, मान लो अगर ऐसा फैक्टर बन गया, मान लो कि अगर ऐसा फैक्टर कुछ बन गया, चलो ऐसे ही कुछ मान लिया, ठीक सर। तो पहले फैक्टर को आप जीरो करना, एल एम का वैल्यू आ गया -12, एम का वैल्यू जीरो करने पे कितना आ जाएगा, -12। अब हम लोग करते क्या है, इसी तरह दूसरे फैक्टर को जीरो करो, एल आ गया -2m। ठीक है सर, ध्यान समझना पूरा बात। क्या कहें कि n का वैल्यू पहले से दूसरे में रखो, फिर जो भी आएगा उसका दो फैक्टर होगा, अगर फैक्टर ना हो सीधा 4 से कर लेना। वैसे अगर ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा तो 100% फैक्टर होगा। तो जब फैक्टर हो जाए तो दोनों को अलग अलग जीरो कर दिए, तो ये इसको जब जीरो करेंगे तो m का वैल्यू -2l आ जाएगा, इसको जीरो करेंगे तो l -2m आ जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये बताओ किसी, ये LMN क्या है, डीसी है, LMN क्या है, डीसी। तो जो dr होता है वो डीसी के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लोग ऐसा सोचो कि डीसी को अगर किसी एक टर्म में लिख सके, एक मतलब एल में या एम में या एन में, तीनों को, जैसे मान लो ऐसे आ गया कि डी आर जो होता है डीसी के प्रोपोर्शनल होता है, तो डी आर मान लो आ गया प्रोपोर्शनल टू डीसी, आ गया लाइन का एल, 2l और 3l। तो l, 2l और 3l को अगर l से डिवाइड करोगे तो देखो dr नहीं आ गया 1 2 3, और dr अगर पता रहेगा तो एंगल हम लोग निकाल पाएंगे सर। तो हम लोग का एम क्या रहेगा, एम रहेगा कि तीनों का वैल्यू l m n का वैल्यू किसी एक के टर्म में निकाल लो, किसी एक मतलब l में या m में या n में, और निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखो m का वैल्यू -2l है, l बराबर l लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, l को l रहने दो भाई, और m के जगह -2l यहां रख देंगे, m के जगह -2l यहां रख देंगे। तो जब -2l रखेंगे तो -4l 2l -2l आ जाएगा, तो n भी आ गया देखो -2l। तो पहले लाइन का देखो dr जो है ये प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा, l से डिवाइड कर देना 1 -2 -2। सेम उसी तरह l का वैल्यू -2m है, m के टर्म में है, तो तीनों m में लिख लेते हैं, चलो m को m रहने दो, और n का वैल्यू l के जगह यहां -2m रखो, l के जगह -2m, तो -4m + 2m -2m। तो दूसरे लाइन का आपको dr मिल गया -2, m से डिवाइड करने के बाद देखो -2 1 -2, दोनों लाइन का dr आ जाएगा, फिर एंगल निकाल पाएंगे। समझ रहे हो क्या करें पूरा। तो हम लोग करते क्या है ये आपको बता दिए, अब इस सवाल पे आते हैं। चलो ये दो इक्वेशन आपको दिया है, किसी एक का वैल्यू, जैसे n का वैल्यू पहले इक्वेशन से है 2l + 2m, दूसरे में पुट कर दिए। इन दोनों से देखो n कॉमन है, m + l, देखो m + l n के जगह 2l + 2m + lm। अब इसको अगर ढंग से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, देखो आएगा 2l² 2m², सही सर, और 2lm और 2lm 4lm, मतलब 2l² 4lm यहां तक आ गया, और 1 lm यहां है, 5lm आएगा, 2m², ये आ गया सर। इसका फैक्टर अगर करेंगे तो l जो हम लोग कर रहे थे वही फैक्टर ही आएगा, l + 2m 2l + m, देख लो करके, 2l² 4lm + lm 5lm 2m², सही है, यही आ गया। तो अब अलग अलग जीरो करेंगे, तो पहले फैक्टर को जब जीरो करेंगे तो l का वैल्यू आ गया -2m, दूसरे फैक्टर को जब जीरो करेंगे तो m आ गया -2l। अब इसको तीनों को m के टर्म में लिख लो, तो l के जगह -2m है तो m को तो m रहने दो,
और n को यहाँ पुट करके रख सकते हैं। देखो l के जगह -2m, तो -2m इंटू 2 -4m प्लस 2m -2m। अब m है -2l, l को l रहने दो, n बराबर देखो n के जगह -2l रखे, m के जगह -2l, तो -4l प्लस 2l -2l। तो पहले लाइन का जो dr है ये प्रोपोर्शनल टू आ गया -2 1 -2। दूसरे लाइन का dr प्रोपोर्शनल टू आ गया 1 -2 -2। तो cos थीटा क्या होता है a1 a2 कितना -2, b1 b2 कितना -2, c1 c2 कितना 4, नीचे √a² प्लस b² प्लस c² कितना आ जाएगा 4 1 5 4 9, यहाँ भी 4 4 8 1 9। ऊपर न्यूमरेटर देखो 0 है, 0 अपॉन कुछ भी 0 ही रहेगा। cos थीटा 0 मतलब एंगल कितना आ जाएगा 90। तो इस सवाल में एंगल 90 डिग्री होगा। समझ गए पूरा कहानी। ऐसा सवाल बहुत बार आया है मेंस में 3-4 बार, हर साल। जैसे इस साल भी 2021 में भी एक सवाल आया था, हर साल ही आता है। मतलब ये अब 6-8 पेपर होता है सर, तो उसमें 100% किसी न किसी एक पेपर में रहेगा ये सवाल, 100% श्योर। और हर क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको सोचना है। दो इक्वेशन अगर LMN में दिया रहे तो किसी एक से, पहले वाले से किसी एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे, उसके बाद फिर फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज से ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा, हो जाता है। मान लो कभी अगर ऐसा सवाल मार्केट में कभी मिल गया आपको, या ऐसा किताब उताब कर रहे हो कहीं मिल जाए जिसमें फैक्टराइज न हो, तो उसमें सीधा चार लगा करना। ऐसा क्यों नहीं होगा भाई? अगर आएगा सवाल सही है तो 100% फैक्टर होता है। अगर नहीं हो रहा है सीधा चार से भी, जैसे इमेजिनरी आ रहा है, तो इसका मतलब गलत है, सवाल ही गलत है। अगर इमेजिनरी आएगा तो इसका मतलब क्वेश्चन है गलत। अगर रियल में अगर रूट आना है तो अगर ऐसे फैक्टर नहीं होगा, सीधा चार लगा कर लेना, फिर एंगल तब भी आ जाएगा। कंसेप्ट सेम वही है, एंगल निकालना है दोनों लाइन के बीच। डीसी दिया है, दो इक्वेशन, बस थोड़ा सा डेटा बदल गया है। ये जेई मेंस में आया था 2019 में ये क्वेश्चन। अब पहले से ही आपको खुशी है, एल का, एम का या एन का वैल्यू निकाल के दूसरे में किसी का वैल्यू निकाल के रख सकते हैं पहले वाले से। मैं ये कर रहा हूं, एम का थोड़ा आसान लग रहा है, ऐसे तो नीचे डिवाइड में आएगा और किसी का लिखेंगे तो थोड़ा आसान ही रखते हैं हम लोग यार। एम का ही वैल्यू निकाल के आप भी रखना ना। एम का वैल्यू कितना? -3l, देखो ना यहां से, -3l -5n। ठीक है सर ना, -3l -5n, ये एम का वैल्यू आ रहा है। तो इन दोनों से m पहले कॉमन कर लो, आया 6n + 5l इंटू m। सही ना, m के जगह इतना -3l -5n और -2nl ये वाला इक्वल टू 0। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके करना है फैक्टर। माइनस सब जगह से कॉमन ही है, देखो ना, माइनस 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 बाहर, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, बाहर माइनस हटा दो, उधर 0 है। तो ये अब सब प्लस वाला लेके हम लोग चलते हैं, मतलब मन में अपने सोच लेना, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो यहाँ कितना आया? 18ln, 18ln, फिर कितना आ जाएगा सर? 15l², फिर 30n², 25ln ना, 25ln, और माइनस नहीं, ये भी प्लस हो जाएगा 2nl, सब जगह प्लस ना। तो ये आ जाएगा सर 15l²। अब ln वाला देखो, 18 यहाँ है, 2 यहाँ है, कितना हो गया? 20, 20 और 25 45ln, और यहाँ है 30n²। 15 से चाहो तो डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा l², 3ln 2n²। सही। फैक्टर सब लोग इसके बाद कर ही सकते हैं। इसका फैक्टर होना चाहिए l + n, l + 2n। सही है, देख लो, l², nl, 2nl, 3nl, 2n²। सही, दो फैक्टर हो गया। फिर से वही बात, अलग अलग जीरो करेंगे अब हम लोग। तो पहले फैक्टर को जीरो करेंगे, एक बार दूसरे फैक्टर को जीरो करेंगे। तो पहले से l बराबर आ गया -n, तो इसका मतलब तीनों n के टर्म में निकालना है। तो m का वैल्यू देखो, अब l के जगह -n रखो, यहाँ l के जगह -n, तो -n जब रखेंगे तो ये 3n हो जाएगा प्लस में।
3n माइनस 5n मतलब -2n, और n को n रहे दो। जब तीनों n के टर्म में लिख रहे हैं तो n को कुछ मत बदलना। इसका dr आ चुका है कितना, -1 -2 1, -1 -2 1। दूसरे फैक्टर को जीरो करेंगे तो l आ गया -2n। m चेक कर लेते हैं, l के जगह -2n रखो तो -2n रखेंगे तो +6n हो जाएगा, सही ना सर। 6n में से 5n जाएगा, n हो जाएगा, और n को n रह दो। तो दूसरे लाइन का जो dr है प्रोपोर्शनल टू -2 1 1। दोनों लाइन का dr आ गया। एंगल का फॉर्मूला cos थीटा a1 a2 2 आ जाएगा, b1 b2 -2 आ जाएगा, c1 c2 1 आ जाएगा। सही है सर, देख लो नीचे √a² + b² + c² आ जाएगा कितना, 4 2 6, यहाँ भी 4 2 6 मतलब 6 आ जाएगा। √6 मतलब 6, ये कैंसिल। तो इस केस में आंसर आपका आना चाहिए cos इनवर्स 1/6। जब इक्वेशन दिया रहे तो एंगल कैसे फाइंड करते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ है नहीं भाई, हर सवाल सेम पैटर्न का रहता है, थोड़ा थोड़ा जैसे इक्वेशन बदल सकता है तो उससे कोई बड़ी बात नहीं होता, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करें। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 146 एंड 544। ट्राई करो सभी लोग, अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल आ भी सकता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालना है, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बनेगा उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। पहला पॉइंट मान लो है 146, दूसरा है 544। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कहां से करना है, ड्रॉप करना है मान लो P से 1 2 1 1 2 1 1 2 1। इसमें वही कंसेप्ट का यूज करना है जो अभी आपको बताए हैं। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, dr का प्रोडक्ट 0 वाला या dc का प्रोडक्ट 0 वाला, इसे हर जगह बताए हैं dr ही यूज होता है, वही कंसेप्ट का सवाल है। हमें P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है AB पे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लो Q है, यही Q निकालना है आपको। क्या बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब Q बताना है। एक तो तरीका स्ट्रेट लाइन से होता है, जब स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से, तो उसके बाद फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज निकालना, ये सब स्ट्रेट लाइन में सिखाएंगे, तो उससे कर सकते हैं जब स्ट्रेट लाइन पढ़ सकते हैं। एक तरीका वो, और दूसरा तरीका अभी तक हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ेंगे तब भी इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे, सोचो, ऐसे कर सकते हैं। मान लो Q पॉइंट AB को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अरे AB के ऊपर ही है कहीं ना कहीं, तो किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, तो मान लिए कि λ:1 के रेशियो में Q पॉइंट डिवाइड करेगा AB को। अब λ:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाले Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। देखो λ × 5 5 λ + 1 5 λ + 1 अपॉन λ + 1। फिर आएगा देखो λ × 4 मतलब 4 λ + 1 × 4 मतलब 4 अपॉन λ + 1। और फिर आएगा 4 λ + 6 अपॉन λ + 1। ये Q पॉइंट AB को मान लिए अपने से λ:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा के Q निकाल ली। अब हम लोग को ढूंढना क्या है, लैम्डा। अगर लैम्डा निकाल पाएंगे तो Q आ जाएगा भाई। अरे लैम्डा का वैल्यू अगर पता रहेगा, यहीं रख देंगे इसी में, तो Q आ जाएगा। अब सोचते हैं लैम्डा आखिर निकलेगा कैसे। सबसे पहले बताओ dr ऑफ AB आपको पता है, dr ऑफ AB किसके प्रोपोर्शनल होगा। AB लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता है क्या, पता है। अगर AB लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता है मतलब AB का dr पता है। कैसे, अरे घटा के x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो AB का dr आ जाएगा 5 - 1 4, फिर 5 - 1 4, 4 - 4 0, फिर 4 - 6 -2। थोड़ा सा चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 0 -1। ये AB का dr आ गया। अच्छा PQ का भी dr पता है क्या, अरे पता है सर। कैसे, PQ के ऊपर 2 पॉइंट पता है। अगर 2 पॉइंट पता होता है, dr कल ही सीखे थे, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 होता है। तो dr ऑफ PQ कितना है, ये आ जाएगा, इतने में से 1 घटा दो, तो 5 λ + 1 अपॉन λ + 1 में से 1 घटाना है,
यही लिख देते हैं dr होगा 5 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, सही ना, इतना माइनस x2 माइनस x1। अच्छा ये कितना है सर, ये देखो 4 कॉमन है, लैम्डा प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 है। यहाँ देखो 4 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो इधर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा 4 लैम्डा, चलो कर देते हैं पूरा, 5 लैम्डा प्लस 1, ये इधर ले जाएंगे तो माइनस लैम्डा माइनस 1, नीचे लैम्डा प्लस 1, ये 1 से 1 कैंसिल, 4 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। फिर और देखो दूसरा वाला, दूसरा तो 2 है, तीसरा वाला देखो ये 4 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और माइनस लैम्डा माइनस 1, सही सर, कितना आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक, ये आ गया क्या, ये आ गया पी क्यू का डीआर। अब हम जानते हैं कि जो ए बी लाइन और पी क्यू लाइन है आपस में परपेंडिकुलर है, तो अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो डीआर का प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0। तो डीआर के प्रोडक्ट का सम कर देते हैं, देखो 2 इंटू इतना मतलब 8 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, कैलकुलेशन ना कुछ नहीं, इतना इंटू इतना 0, फिर इतना इंटू इतना करेंगे तो माइनस में आएगा 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस, डीआर का प्रोडक्ट कर दिए 0। लैम्डा प्लस 1 एलसीएम है, सही सर, यहां देखो आएगा कितना, ये लैम्डा प्लस 1 उधर जाएगा 0 भी हो जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा ये आएगा कितना 8 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 5 बराबर 0, सही। तो यहां से आपको मिल गया कितना 5 लैम्डा बराबर 5 लैम्डा बराबर 1, लैम्डा का वैल्यू 1 के बराबर आ गया। अब लैम्डा की जगह यहाँ 1 रखो, फुटा परपेंडिकुलर आ गया, तो आंसर अब देखो मैं लिख रहा हूं, लैम्डा का जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 2 मतलब 3। यहाँ देखो यहाँ तो कट के 2 ही आ रहा था, 4 कॉमन, लैम्डा प्लस 1 कैंसिल हो गया तो 4 आ रहा था, डी आर 2 आ रहा था, डी आर 2 आ रहा था कि कोऑर्डिनेट लिखेंगे, देखो 4 कॉमन, लैम्डा प्लस 1 कैंसिल 4, यहाँ देखो 1 रखेंगे कितना आ गया सर, 1 रखने पे आ गया 10, नीचे 2 5, फुटा परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट 3 4 5 के बराबर आएगा। समझ में आया सबको, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है करना, बस आपको इतना ही है कंसेप्ट, इसमें बस इतना है कि आपको फुटा परपेंडिकुलर निकालना है ए बी के ऊपर। तो हम लोग मान लिए कि क्यू पॉइंट जो फुटा परपेंडिकुलर है ए बी को लैम्डा और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा के क्यू निकाल लिए। अब दिख ही रहा है कि ए बी और पी क्यू आपस में परपेंडिकुलर है, तो ए बी का डी आर लिख लिए, पी क्यू का डी आर लिख लिए, दोनों परपेंडिकुलर है तो डी आर का प्रोडक्ट कर दिए 0, बस उसके बाद लैम्डा आ गया, लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। कोई चाहे तो ऐसे भी कर सकता था, ये बताओ ये पी क्यू लाइन और क्यू बी लाइन ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू का डी आर लिख लो और क्यू बी का डी आर लिख लो, दोनों का डी आर का प्रोडक्ट 0 करो, जैसे आप उचित समझे। ए बी लाइन और पी क्यू लाइन भी परपेंडिकुलर है, पी क्यू लाइन और क्यू बी लाइन भी परपेंडिकुलर है, तो ये भी कर सकते हैं अगर किसी का मन है करने का। ये सब देखो, ये सब थिंकिंग कैसे आएगा, जब आपको फील आएगा कि हो क्या रहा है। हमें ये भी दिख रहा है यार कि पी क्यू और क्यू बी परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू का डी आर और क्यू बी का डी आर लिख के भी डी आर का प्रोडक्ट का सम 0 करके निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एक और कंसेप्ट होता है डीसी एंड डीआर अलोंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इसको समझते हैं। वेक्टर में आपको एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर बताए थे, अभी 3D में डीसी और डीआर क्या होगा। देखो सर, ये मान लो दो लाइन है, पहले लाइन का आपको डीसी दिया है L1 M1 N1 और दूसरे लाइन का डीसी दिया है L2 M2 N2। ठीक सर, इसके बीच में दो एंगल होगा, एक इंटरनल एंगल इसे बोलते हैं, इसे एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। सही सर, या तो फिर ऐसे कर सकते हो कि ये वाला वेक्टर से अगर देखें, वेक्टर से तो ये वाला जो होता है, ये अगर पहला वेक्टर बना रहे हैं, ये दूसरा वेक्टर बना रहे हैं, तो दोनों वेक्टर इस पॉइंट से बाहर की ओर निकल रहे हैं, तो ये जो होगा ये इंटरनल एंगल, और ये वाला जो एंगल बनता है इसे एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं, या इसको भी एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। तो एक बाइसेक्टर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कहलाता है और दूसरा जो बाइसेक्टर होता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कहलाता है।
मान लिए कि दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है और बाइसेक्टर है, तो आधा आधा करेगा, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। और ये अगर पूरा थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, तो आधा आधा करेंगे तो 90 माइनस थीटा बाई टू, 90 माइनस थीटा बाई टू होगा। ठीक है सर, ये आ गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक, वेक्टर से इसको डिराइव करेगा हम लोग, वेक्टर से। वेक्टर में आपको बताए थे कि अगर कोई ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो कहे थे कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है वो होता है लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप। याद आ रहा है क्या बताए थे? वेक्टर एलॉन्ग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये होता है लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप। नहीं याद है तो कॉपी खोल के देखना। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जो वेक्टर होता है लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप होता है। अच्छा, ए कैप का मतलब वही डीसी। अरे इसी को मान लो ए है या यूनिट वेक्टर है तो ए कैप मान सकते हैं। अरे डीसी क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है सर, तो इसी को ए कैप मान सकते हैं। और दूसरा वाला जो वेक्टर है ये वाला, इसको बी कैप मान सकते हैं। यूनिट वेक्टर है तो इसे ए कैप बी कैप मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी भी मान सकते हैं, जहां ए और बी लिख देना यूनिट वेक्टर है। ठीक है सर, तो ए कैप और बी कैप आपको पता है, तो वेक्टर आ गया मतलब वही। पहले वेक्टर लिखते हैं फिर डीआर डीसी का बात करेंगे। चलो, तो आ गया लैम्डा ए कैप। ए कैप का मतलब L1i M1j N1k और प्लस बी कैप। बी कैप का मतलब हो गया L2i M2j N2k। ठीक है सर, ये आ गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर। तो ये आया कितना, फिर से लिखते हैं। ये आया लैम्डा L1 प्लस L2i लैम्डा M1 प्लस M2j लैम्डा N1 प्लस N2k। अब कोई भी अगर आप वेक्टर बनाए हैं, तो वेक्टर अगर कोई आप बना लिए तो आई जे के का जो कोफिशिएंट होता है, कोई वेक्टर अगर आप बना लिए हैं तो उसमें आई जे के का कोफिशिएंट ही तो डी आर होता है सर। डी आर उसी के प्रोपोर्शनल होता है जो आई जे के कोफिशिएंट होता है। तो डी आर ऑफ, अब डी आर में लिख रहा हूं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, डी आर ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किसके प्रोपोर्शनल होगा? लैम्डा L1 प्लस L2 कामा लैम्डा M1 प्लस M2 कामा लैम्डा N1 प्लस N2। लैम्डा तीनों में रेशियो है, डिवाइड कर सकते हैं, हट जाएगा। मतलब डायरेक्ट ये लिख सकते हैं आप, L1 प्लस L2 M1 प्लस M2 N1 प्लस N2। ठीक है सर, तो अगर दो लाइन का आपको डीसी पता है L1 M1 N1 L2 M2 N2, तो इंटरनल बाइसेक्टर का डीआर बस कुछ नहीं करना है, L1 प्लस L2 कर दो कामा M1 प्लस M2 कामा N1 प्लस N2, उसी के प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब बात करते हैं डीसी का। तो डीआर अगर आपको पता है, डीसी अगर निकालना है तो यूनिट वेक्टर बनाना होता है भाई। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करना होता है। तो चलो चेक करते हैं कि तीनों के स्क्वायर का सम आखिर आएगा कितना। L1 प्लस L2 के स्क्वायर, मतलब इन तीनों के स्क्वायर का सम चेक कर रहे हैं कितना आएगा। फिर अंडर रूट में जो भी स्क्वायर का सम आएगा उससे डिवाइड करना होता है। पहले चेक करते हैं आखिर ये आएगा कितना। डीसी लिखने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। देखो L1 स्क्वायर आएगा जब स्क्वायर ओपन करेंगे, M1 स्क्वायर यहाँ आएगा, N1 स्क्वायर आएगा। L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। उसी तरह L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर 1 होता है। और आएगा 2L1 L2 2M1 M2 2N1 N2 और 2L1 L2 2M1 M2 2N1 N2। और अभी आज ही सिखाएं आपको L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अरे दोनों लाइन के बीच का एंगल कॉस थीटा, यही फॉर्मूला तो सीखे हैं आज हम लोग। 1 प्लस 1 2
2 और इसका वैल्यू कॉस थीटा। एक काम कर लेना, इसमें से 2 कॉमन कर लो, 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉमन, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कुल मिलाकर हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर डीसी लिखना है तो अंडर रूट में इस जो भी ये आया है उसे डिवाइड करना होगा। तो अंडर रूट में जब इसका देखेंगे वैल्यू तो 2 cos थीटा बाई 2 आएगा। तो तीनों नंबर में 2 cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दो, डीसी आ जाएगा। डीसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये होगा L1 प्लस L2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2, M1 प्लस M2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2, N1 प्लस N2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का डीसी होता है सर। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, कोई कहेगा सर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कैसे लिखेंगे? बस यहां माइनस हो जाता है सर, यहां माइनस, याद ही होगा सबको। वेक्टर अलोंग एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लैम्डा ए कैप माइनस बी कैप होता है, तो यहां माइनस हो जाएगा। यहाँ L1 माइनस L2, M1 माइनस M2, N1 माइनस N2 आ जाएगा। यहाँ भी सब जगह L1 माइनस L2, M1 माइनस M2, N1 माइनस N2 आएगा। और तीनों के स्क्वायर का जब सम करेंगे यहाँ माइनस 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 लेके, तो यहाँ माइनस आएगा, मतलब यहाँ माइनस आएगा। 2 कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो फिर फाइनली ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा। मतलब रूट जब इसका लेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो डीसी आ जाएगा। अलग से मैं लिख भी दे रहा हूँ, डीसी ऑफ, आप अपने से देख सकते हैं इतना, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये आंसर आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। अब L1 माइनस L2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2, M1 माइनस M2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2, N1 माइनस N2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2। ये वेक्टर से ही निकाले, मतलब ये 3D का कंसेप्ट तो बस थोड़ा सा यूज हुआ है जो आज पढ़े हैं कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का वैल्यू cos थीटा बोलते हैं, बस इतना यूज हुआ है 3D का कंसेप्ट। नहीं, और सब तो वेक्टर ही है भाई, ये वेक्टर में पढ़े थे। अगर नहीं याद है तो ये आपका फॉल्ट है, वेक्टर में देखिएगा कॉपी खोल के। अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। वेक्टर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग बताए थे लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप होता है, उसमें उस समय प्रूव भी कराए थे, फिर से प्रूव कराना कोई मतलब नहीं होता। और ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होता है, तो यूनिट वेक्टर अगर डीसी पता हो तो आई जे के लगा दो, यूनिट वेक्टर ही बन जाता है सर। तो ये ए कैप हो गया, उसी तरह बी कैप हो गया। उसके बाद फिर आई जे के का कोफिशिएंट जो आएगा वही डी आर होता है, लैम्डा से डिवाइड करके लिख लो क्योंकि तीनों में ही लैम्डा आ रहा है, तो ये डी आर आ गया। और डी आर आ गया तो डीसी निकालना सबको आता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करो, डीसी आ जाएगा। उसी तरह एक्सटर्नल वाले में यहाँ माइनस होता है, इसीलिए यहाँ माइनस आता है। ये डायरेक्ट आप याद रखेंगे, कौन सा याद रखेंगे? ये वाला और ये वाला, ये दोनों बातें आपको डायरेक्ट याद रखना है सर, इसे हाईलाइट करके लिख लेना। डीसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, डीसी ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एक एग्जांपल आप ट्राई कर ले, जो अभी पढ़े हम लोग। एक मिरर है और एक सोर्स ऑफ लाइट है, सिचुएटेड एट ओरिजिन, मतलब मिरर ओरिजिन पे है और सोर्स ऑफ लाइट ओ एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे है। ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स, सोर्स ऑफ लाइट कहां पे था? एक्स एक्सिस पे था। अच्छा, स्ट्राइक द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड, इफ द डी आर ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन दिया है, फाइंड द डीसी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। फिगर आपको बना देते हैं, 3D फिगर है, हम लोग बोर्ड पे नहीं बना पाएंगे, बोर्ड पे बना रहे हैं तो इसलिए आपको कुछ अटपटा लग सकता है क्योंकि 3D फिगर है। एक मिरर यहां पे रखा है ओरिजिन पे, सोर्स ऑफ लाइट एक्स एक्सिस पे रखा है मान लो ए पे, तो यहां से लाइट पड़ा मिरर पे और स्ट्राइक कर गया, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक सर, मिरर ए, हाँ मिरर कहां पे था? ओरिजिन पे था, सोर्स ऑफ लाइट ए पे था एक्स एक्सिस पे, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकला, मिरर पे स्ट्राइक किया, फिर रिफ्लेक्ट हो गया। ये 3D व्यू है, मतलब ऐसा कुछ रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा मिरर से। और ये सर नॉर्मल होगा। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल ऐसा लाइन होता है जिससे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाए। तो मान लो कि ये थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 है,
नॉर्मल का आपको dr दिया है, dr दिया का मतलब dc पता है, अरे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, नॉर्मल का dc आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है तो ये OA का DC भी हमें पता है 100, सही ना सर, एक्स एक्सिस पे है तो DC कितना होगा 100। अच्छा ये O पॉइंट से जहां पे दोनों मिलते हैं वहां से दोनों वेक्टर बाहर निकलने चाहिए, इसका डायरेक्शन देखो उल्टा है, तो हम लोग डायरेक्शन चेंज करके OA का DC ये लिखे हैं, AO का लिखा होगा तो -100 होगा, लेकिन हमें AO लेना ही नहीं है, हमें OA लेना है। OA क्यों लेना है, क्योंकि दोनों वेक्टर जिस पॉइंट पे मिले बाहर निकलने चाहिए, अब बाहर निकल रहा है, ये रिफ्लेक्टेड है। एक चीज ये बताओ, ये रिफ्लेक्टेड रे का और इंसिडेंट रे का नॉर्मल क्या है, एंगल बाइसेक्टर। चलो इसका डीसी मान लिए रिफ्लेक्टेड रे का LMN है, तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे से हम लोग एंगल बाइसेक्टर मतलब नॉर्मल का डीसी लिखो और नॉर्मल का डीसी पता है, कंपेयर कर दो। अच्छा एक चीज का और काम लगेगा, cos θ/2 का फार्मूला आपको याद ही होगा, अभी बताए हैं जस्ट। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे इन दोनों के बीच का एंगल θ/2 है, cos θ/2 वाला फार्मूला L1 L2 M1 M2 N1 N2, तो 1/√3 आ जाएगा। अब देखो मैं लिख रहा हूं किसका डीसी, नॉर्मल का, ये लिख रहे हैं डीसी ऑफ नॉर्मल। डीसी ऑफ नॉर्मल बोलो या ऐसा बोलो डीसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, L1 प्लस L2 मतलब L+1/2 cos θ/2, M1 प्लस M2/2 cos θ/2, अरे M2 0 है, N1 प्लस N2/2 cos θ/2। हमें LMN निकालना है, cos θ/2 पता है, DC पता है नॉर्मल का, नॉर्मल का DC ये भी है, नॉर्मल का DC ये भी है, क्या है, ये भी है 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3। तो ये वाला इसके बराबर कर देना, ये वाला इसके बराबर कर देना, ये वाला इसके बराबर कर देना, cos θ/2 का वैल्यू आपको पता है, पुट करो LMN आ जाएगा, वही आपको निकालना है। तो इसको आप अपने से करके देख लेंगे, मतलब ये जो कैलकुलेशन है वो अपने से कर लेना, कंसेप्ट तो आपको बता ही दी। ठीक है सर, तो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। 3D में जो स्ट्रेट लाइन, देखो 3D में 3 पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, पूरा 3D 3 पार्ट होता है। एक जनरल 3D जो अभी तक आज तक अभी हम लोग पढ़े हैं, ये है जनरल 3D। इसके बाद फिर आपका आता है स्ट्रेट लाइन, उसके बाद फिर आता है प्लेन, यही आपको पढ़ना है 3D में। तो जनरल 3D हो गया, स्ट्रेट लाइन और प्लेन अब हम लोग करेंगे। ठीक है सर, तो नेक्स्ट क्लास से आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।